नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं निक्स 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें छोटे छोटे दलों की, तो इस बार जो ओबीसी वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है और ब्राह्मण वोट बैंक है, कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ है। मायावती भी अपना पूरा दमखम इसी वोट बैंक पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव भी समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो बीते लोकसभा चुनाव में गलती हुई थी वो भी सुधारने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर इन सबके इतर देखा जाए तो छोटे छोटे दल हैं जिनको लेकर मायावती इस बार अपनी रणनीति बदलने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही। माना यह जा रहा है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओवैसी हो या फिर पल्लवी पटेल हो, मायावती उनको साधने का प्रयास कर सकती हैं। आखिरकार कौन सी पार्टी उनके पक्ष में जाएगी और कौन विपक्ष में उतरती हुई नजर आएगी, ये भी देखना बेहद अहम होगा। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष से जानेंगे कि आखिरकार पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या रुख रहने वाला है और ओवैसी किसका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, इनसे जानते हैं। मनीष, क्या लगता है कि ओवैसी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ दिन पहले एक जनसभा में गए थे, वहां भी सपोर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव को भी खुलकर सपोर्ट किया था। वहीं पल्लवी पटेल है, अपने पार्टी का जनाधार बचाने के लिए लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि उनको किसी बड़ी पार्टी में एंट्री मिल जाए। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं एक अफवाह बनकर रह जाती है। अभी क्या लग रहा है कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किसके पक्ष में ये पार्टियां छोटे छोटे दल आते हुए नजर आएंगे, चंद्रशेखर आजाद या मायावती या फिर अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, देखा जाए तो विधानसभा का उपचुनाव है और ऐसे में ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन देखा जाए तो अब बात यहां पर ओवैसी की कर लें, एआईएमआईएम की, या फिर पल्लवी पटेल की बात कर लें, अपना दल कमेरावादी, कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व तो रखती हैं। लेकिन देखा जाए तो उपचुनाव में इनका कोई अहम रोल नहीं यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों से ही यहाँ पर किनारा करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कही है, तो अब ऐसे में यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ जाना तो कहीं ना कहीं इन दलों के लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ एक अलग यहाँ पर बात होगी। लेकिन देखा जाए तो अब जिस तरीके से ये तमाम छोटे छोटे दल एक दूसरे का सहयोग अगर यहाँ पर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर बदलते हुए नजर आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, पल्लवी पटेल की बात कर लें, ओवैसी की बात कर लें, और अगर ये सभी दल एक साथ आ जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा करते हुए नजर आए। लेकिन अगर यहाँ पर मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद के यहाँ पर समर्थन में जाते हैं या उनका सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि ये पार्टियां मिलकर कोई बड़ा यहाँ पर खेल करती हुई नजर आए और एनडीए और इंडिया गठबंधन को एक कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए। लेकिन मायावती तो साफ तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले के दम पर विधानसभा के उपचुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अभी ऐसा कोई ऐलान तो नहीं करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद अभी तक कोई भी यहाँ पर घोषणा करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में अकेले मैदान में उतरने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ये सभी दल इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ जुट जाते हैं, तो हो सकता है कि एक नया गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ नजर आए। नए गठबंधन के तहत यहाँ पर अगर 1 से 2 सीटें भी ये लोग निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए और आज़ाद के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती और आज़ाद भी कहीं ना कहीं दलितों की और मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं और ये दल भी कहीं ना कहीं इन्हीं जो वर्ग है उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनके हितों में यहाँ पर भाषणबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में स्थिति साफ है कि जो भी यहाँ पर दल हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना खोया वर्चस्व वापस पाने के लिए पूरी जद्दोजहद में लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में स्थिति ये देखने वाली होगी कि क्या इनका कोई जनाधार यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, क्या उपचुनाव में कोई यहाँ पर इनके हाथ सीटें लगती हुई नजर आएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का रुख ये सभी दल मिलकर करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे दल मिलकर कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ ही पूरा समीकरण समझा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का आखिरकार क्या रोल हो सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं पल्लवी पटेल की अगर बात करें तो पीडीएम के मोर्चे पर वो काम कर चुकी हैं, पीडीए के मोर्चे पर काम कर चुकी हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक आता है। तो ऐसे में जिस तरीके के अभी वोट बैंक है 20 से 22% देखा जाए तो ओबीसी वोट बैंक देखने को मिलता है, तो वो वोट बैंक अखिलेश यादव से कितना शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मनीष, अगर दूसरा सवाल देखा जाए तो यहाँ पर मायावती
मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद। आखिरकार अगर सब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं, ओवैसी की भी बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में बहुत ज़्यादा बंटवारा देखने को मिल जाएगा और वो कहीं ना कहीं वोट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगा। तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किस पार्टी को होगा, भारतीय जनता पार्टी को या अखिलेश यादव की पार्टी को? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अगर ये सभी दल एक साथ होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पर अखिलेश यादव को भी नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलती है तो हो सकता है कि इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वही समीकरणों का सामना करना पड़े, वही हार का सामना करना पड़े जो कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने झेली। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिमों की राजनीति, दलितों की राजनीति, वंचितों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और अगर बात की जाए पल्लवी पटेल, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तमाम ऐसे दल हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसी राजनीतिक आधार पर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये ज़्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहें और ऐसा अगर होता है तो अखिलेश यादव का समीकरण भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है, राहुल गांधी का भी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर इस वक्त उपचुनाव के आधार पर किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में मायावती के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि मायावती आखिर किस तरह का यहाँ पर वोट बैंक को साधने में कामयाब होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से अकेले चलने की रणनीति यहाँ पर मायावती की बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में मायावती किसी भी समर्थित दल का यहाँ पर समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही है। यूं कहें कि जितने भी छोटे दल हैं वो सियासी जमीन की तलाश में है, लेकिन मायावती उनसे भी बातचीत करती हुई नजर नहीं आ रही। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी बार यहाँ पर मायावती के कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन मायावती सिरे से सभी गठबंधन से किनारा करते हुए, सभी पार्टियों के साथ गठबंधन से किनारा करते हुए अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरने का यहाँ पर दावा ठोक रही हैं। और ऐसे में आज़ाद की अगर बात कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना से लोकसभा सीट में जीत हासिल करी, लेकिन देखा जाए तो ये विधानसभा का उपचुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव थोड़ा अलग यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से नगीना के आधार पर ही कहीं ना कहीं सियासी मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं, सभी जो अपने प्रत्याशी उतारते हैं उनको यहाँ पर उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतारते हैं, तो हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक में सिंधमारी करने में कामयाब रहें और उनके खाते में भी 1 से 2 सीट जाती हुई नजर आए। माई जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके खाते में भी 1-2 सीटें जा सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल को देखते हुए इस बार लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो बेहद टफ होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बनते हुए नजर आ रही है कटहरी और मिल्कीपुर की जो सीट है, और वहीं करहल और बिजनौर सीट भी जो अखिलेश यादव का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरीके से दमखम के साथ जीतने का प्रयास करेगी। और फिलहाल देखा जाए तो मायावती किस तरीके की रणनीति बनाएंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल का किस तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आएंगी। अगर ये फायदा नहीं उठा पाती हैं तो जाहिर तौर पर इस बार के उपचुनाव में भी एक भी सीट मायावती को हासिल होती हुई नहीं नजर आएगी। और जिस तरीके से आज़ाद रावण का दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है, उससे मायावती कहीं ना कहीं परेशान हो सकती हैं और आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का वर्चस्व भी नीचे जा सकता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस बार की लड़ाई किसके हाथों में जाएगी और कौन जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा, ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। फिलहाल पूरे मुद्दे को लेकर और उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।